हेलो नमस्कार साथी दोस्तों। आज अपने करेंगे जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें टॉपिक रहेगा पाचन है। पाचन क्या है और इनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं जो मोस्टली एग्जाम में आते हैं। तो आप सभी का नाना क्लास के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिएगा इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे अपने मोस्टली हीट लेवल 2 के लिए अपने ये सीरीज चल रही है। तो टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें। देखिएगा पाचन होता क्या है, डाइजेशन क्या होता है, तो ये किस प्रकार की क्रिया करता है। देखो इसमें पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल खाद्य पदार्थों को पाचक एंजाइमों जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl जिसको बोला जाता है, की सहायता से सरल एवं अवशोषण योग्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। क्योंकि जितना भी अपने खाते हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं चाहे जीव जंतु है, उनका अवशोषण करना, पाचन करना और उत्सर्जन करना आवश्यक होता है। तो ये क्रिया क्या होगी, पाचन की क्रिया कहलाती है। इसमें क्योंकि लार के माध्यम से, अग्नाशय के माध्यम से, अमाशय के माध्यम से, यकृत के माध्यम से बहुत सारे एंजाइम स्रावित होंगे। वो क्या करेंगे, जितना भी अपने खाया पिया है उसका क्या करेंगे, पाचन करेंगे। तो पाचन करने के बाद उसका अंतिम उत्पाद के रूप में उत्सर्जन किया जाता है, क्योंकि ये एक अति आवश्यक क्रिया होती है। ये हो गया पाचन। देखो पाचन की प्रकृति के बारे में देखें तो यह एक भौतिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि बहुत से पदार्थ ऐसे भी हैं जिसे अपने खाते हैं तो उनका पाचन नहीं होता है, तो सीधे हमारे उत्सर्जन के टाइम ये बाहर आ जाते हैं। और रासायनिक प्रक्रिया भी है। रासायनिक प्रक्रिया का मतलब ये हो गया, जो अपने खाते हैं उनका कुछ अंतिम उत्पाद के रूप में कुछ अलग से उत्पाद बनता है। और एक जल अपघटनीय प्रक्रिया है। तीनों ही है पाचन की प्रक्रिया में। अगर आपसे पूछे, ये भौतिक प्रक्रिया भी है, रासायनिक भी है और जल अपघटनीय प्रक्रिया है, तीनों रूप में ये होती है। और इसमें देखो भोजन के जटिल अणु टूटकर सरल अणुओं में क्या होंगे, बदलते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ से जीव है, इस प्रकार की आहानाल होती है। अपनी आहानाल क्या होती है, मुख गुहा से लेकर लास्ट जाती है गुदा द्वार तक, ये आहानाल होती है। अब इसमें देखिएगा आगे शेष जानकारी इसमें ये है, क्योंकि जब पाचन की क्रिया होती है, जो हमारा पाचन तंत्र है किन किन चीजों को पाचन करता है और किन का अवशोषित करता है, यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनता है। देखो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा का पाचन हमारे शरीर के अंदर होता है। और इसके अलावा देखो खनिज है, जितने भी मिनरल्स है, विटामिन है और जल है, इनका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। ये जैसे हम पानी पी रहे हैं तो इनका हमारे शरीर के अंदर जाएगा, तो शरीर के अंदर इनका क्या होगा, अवशोषण होगा, पाचन नहीं होता है। यहाँ से याद रखना, पाचन नहीं होता है इनका। खनिज का विटामिन है, विटामिन कुछ विटामिन अपने शरीर के बाहर से लेते हैं और कुछ विटामिन अपने शरीर के अंदर ही हमारा शरीर बनाता है। और जल है, जल को हम बाहर से ग्रहण करते हैं, तो इनका पाचन नहीं होगा, इनका केवल क्या होगा, हमारा शरीर अवशोषण करेगा। इसमें यहाँ से इन दोनों में अंतर याद है रखना आप। अब देखिएगा मुख्य पाचक एंजाइम कौन कौन से होते हैं, मोस्टली अपने आगे भी और पढ़ेंगे, यहाँ से थोड़ा सा आपने देख लेते हैं। मोस्टली जैसे कार्बोहाइड्रेट है, अमाइलेज क्या करेगा, इसको ग्लूकोज में चेंज करेगा। एमाइलेज तो कहाँ से होता है, लार में पाया जाता है। इसका उत्पाद किसमें, तरल पदार्थ के रूप में क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट को तरल पदार्थ में ग्लूकोज में बदलने के लिए निम्न में से कौन सा एंजाइम काम में आता है। तो याद रखना एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो काम में आएगा। वसा है, वसा को लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देगा। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देगा वसा को, कौन सा, लाइपेज जो होता है। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को क्या करेगा, पेप्सिन जो एंजाइम कहाँ से होता है, पेप्सिन, पेप्सिन जो होता है हमारे अमाशय में पाया जाता है, वो क्या करेगा, अमीनो अम्ल में बदल देगा। अमीनो अम्ल में ये चेंज कर देगा सरल अणु, यानी कि प्रोटीन का जो सरल पदार्थ होता है वो क्या होता है, अमीनो अम्ल होते हैं। यहाँ से मोस्टली प्रश्न बना हुआ है कि सामान्यतः अमीनो अम्ल क्या होते हैं, तो याद रखना अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें पाचन के अगर प्रकार की बात करें अपने, पाचन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पेड़ पौधे हैं चाहे इसमें जीव जंतु आ जाए। देखो इसमें आंतरपाचक या अंतःकोशिकीय पाचन जिसको बोलते हैं, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन जो होता है, इसमें क्या होगा, देखो पाचन प्रक्रिया कोशिका के अंदर खाद्य रिक्तका होगी, फूड वैक्यूल में होती है। यहाँ से जो प्रश्न बनता है कि खाद्य रिक्तका निम्न में से किस प्रकार के जीव जंतु या पेड़ पौधों में पाई जाती है। तो याद रखना आप, जैसे प्रोटोजोआ है, एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसमें क्या पाया जाता है, खाद्य रिक्तका पाई जाती है। खाद्य रिक्तका की सहायता से खाद्य कणों को ग्रहण करते हैं और ये पाचन की क्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा पोरीफेरा वर्ग का है, स्पंज हो गया,
तीन एग्जाम्पल याद रखना, स्पंज है, अमीबा है और पैरामीशियम है। इसमें क्या पाया जाता है, खाद्य रिक्तका पाई जाती है, उसके साथ ऐसे ये पाचन की क्रिया करती है। अंतःकोशिकीय इसके अंदर पाचन पाचन होता है, अंतःकोशिकीय पाचन होगा, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन इसके अंदर होगा। जैसे अमीबा के अंदर बात करें अपने, इस प्रकार का एक अमीबा है, ठीक है। इसमें क्या हो, केंद्रण होगा, ये इसके खाद्य कण होंगे। तो खाद्य कण इसके जब पास आएंगे तो ये क्या करेगा, पदार्थ जो इसमें अंगुली नुमा संरचना होती है, किसमें, अमीबा में अंगुली नुमा संरचना होगी, ये खींचेगी से ऐसे होगी। तो ये क्या करेगा, खाद्य पदार्थ क्या करेगा, या कूटपाद जिसको बोलते हैं, खाद्य कणों को अंदर लेने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ पर अंदर लेने के बाद इस प्रकार की एक रिक्तका बना लेगा, इसके अंदर क्या होगा, खाद्य घन है, खाद्य कण होगा। तो ये खाद्य कण रिक्तका की सहायता से क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, इनके पाचन की क्रिया करेंगे और अवशिष्ट होगा जो बाहर निकाल देंगे। देखो बीमा में इस प्रकार का पाचन होता है, ये अंदर आ गया, देखो जो रेड कलर का दिखाया गया, यहाँ पहले यहाँ था, फिर इसमें पदार्थ यानी कि कूटपाद की सहायता से अंगुली नुमा इनकी क्या होती है, संरचना होती है, इसके सहायता से क्या करेंगे, उसको घेर लेंगे, तो खाद्य कण है, घेरने के बाद खाद्य रिक्तका बना लेंगे, खाद्य कण इस प्रकार खाद्य रिक्तका बनेंगे, फिर ये अंदर की तरफ आ गया। अब देखो इसमें भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है, ये क्या होती है, अंगुली नुमा संरचना होती है, किसमें पाई जाती है, अमीबा के अंदर पाई जाती है। और घेरने के बाद क्या बनाते हैं, खाद्य रिक्तका का निर्माण होता है। मोस्टली खाद्य रिक्तका किसमें बनेगी, अमीबा के अंदर बनेगी। और खाद्य रिक्तका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में हो जाता है। यहाँ से जटिल पदार्थ होगा उसको सरल उत्पाद में, यानी कि पाचन की सहायता से सरल उत्पाद में बदल देगी। और फिर क्या होगी, बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। जो जिसका पाचन नहीं होगा, अपच होगा, वो कोशिका की ओर गति करेगा और इसके कोशिका की सहायता से इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे और ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासन कर दी जाते हैं। तो मोस्टली यहाँ से आप क्या याद रखोगे कि खाद्य रिक्तका किसमें पाई जाती है, ये अमीबा के अंदर पाई जाती है, स्पंज हो गया, अमीबा होगा और पैरामीशियम होता है, इसके अंदर पाई जाती है, तीन के अंदर याद रखना। अब देखो एक होता है बाह्य पाचक। बाह्य पाचक क्या होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन यानी कि एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन किसमें पाया जाता है। देखो पाचन प्रक्रिया कोशिका के बाहर क्या होती है, पाचक नाल में होती है। जैसे एक मनुष्य है, मनुष्य के अंदर पाचक नाल पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। जो मुख्य गुहा से शुरू होकर गुदा द्वार तक एक आहार नाल होती है, लगभग 30 से 32 फीट की होती है, या उसको बोलते हैं 9 से 10 मीटर की होती है, आहार नाल पाई जाती है, जो बाह्य पाचक कोशिका होती है। इसमें देखो उदाहरण के लिए एनिलिडा वर्ग का केंचुआ है, केंचुए में भी आहार नाल होती है, क्योंकि बाह्य पाचक की तरह कार्य करता है, ये बाह्यकोश का पाचक होता है, पाचन होता है इसमें। आर्थ्रोपोडा वर्ग का है, तिलचिट्टा हो गया, इसको कॉकरोच अपने बोलते हैं, इसके अंदर भी क्या होता है, बाह्य कोश के पाचक होता है। कॉर्डेटा वर्ग का जैसे मछली है, मेंढक है, मानव है, इन सभी में किस प्रकार होगा, बाह्य कोश का पाचन होता है। किन में अंतःकोश क्या होगा और किन में बाह्य कोश क्या होगा, यहाँ से इनको अंतर याद रखना, इस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं। इसके अलावा देखो कुछ प्राणी जैसे सिलेंड्रेटा है, हाइड्रा जिसको बोलते हैं, सिलेंड्रेटा हाइड्रा वर्ग का है। प्लेटीहेल्मिंथेस है, प्लेनिया वर्ग का। इन दोनों में क्या होगा, बाह्य होगा और अंतःकोश के और बाह्य दोनों प्रकार का होता है। किन किन में दोनों प्रकार का होगा, किन में अंतःकोश के अकेला होगा, किन में बाह्य कोश का अकेला होगा और किन में दोनों में होगा। इस प्रकार के एग्जाम्पल है, इनको एग्जाम्पल को याद रखना, मोस्टली प्रश्न यहाँ से इस प्रकार के बनते हैं। सिलेंड्रेटा है और प्लेटीहेल्मिंथेस है, इनमें दोनों प्रकार का होगा, अंतःकोश के और बाह्य कोश के दोनों प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। अब देखिएगा, अब अपने यहां से पढ़ेंगे मानव का पाचन तंत्र किस प्रकार कार्य करते हैं। ठीक है, डाइजेशन मानव का है, किस प्रकार का कार्य करेगा, यहां से मोस्टली प्रश्न किस प्रकार अपने बनते हैं। देखो उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें, इसमें मानव तंत्र का जो उत्पत्ति है, एक्टोड्रम और एंडोड्रम दो प्रकार से होती हैं। ये होते हैं क्या, देखो एक्टोड्रम और मेंडोड्रम। एक्टोड्रम हो गया, एंडोड्रम होगा, मेसोड्रम हो गया। जब एक बालक का निर्माण, एक शिशु का निर्माण जब भ्रूणी अवस्था में होता है, उसमें क्या होता है, 3 परतें पाई जाती है। कौन कौन सी होती है, एक तो एक्टोड्रम होती है, एक एंडोड्रम होती है, एक परत और होती है मेसोड्रम परत होती है। इन तीनों परतों के साथ से शरीर के अंगों का निर्माण किया जाता है। उनमें से 2 ये होती है, एक्टोड्रम और एंडोड्रम। इसकी सहायता से पाचन तंत्र होता है जो बालक का, उसका निर्माण होता है। यहाँ से भी पूछा जा सकता है इसका उत्पत्ति कैसे होगी, एक्टोड्रम और एंडोड्रम दोनों से विकसित होगा, क्योंकि मुख्य रूप से कितने परत होंगी, 3 परत होंगी और दोनों परतों से मानव पाचन तंत्र का निर्माण होगा। अब देखो संरचना देखो इसकी, मनुष्य का पाचन तंत्र 2 प्रमुख घटकों से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 घटक है जिसके पूरा पूरा पाचन तंत्र बना होता है, जितना हम खाते हैं पीते हैं उनका पाचन तंत्र के बाद पाचन
पाचन करते हैं और पाचन के बाद उसका उत्सर्जन किया जाता है। अब देखो, आहारनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल इसको बोलते हैं आहारनाल। मुंह से गुदा तक फैला हुआ एक लंबा नलिकाकार अंग होता है। जैसे देखो डायग्राम में देखो, यहाँ से ये जीवा, यहाँ से मुख गुहा होगी, मुख गुहा से यहाँ से लेकर यहाँ से ठीक है, ये ग्रसनी होगी, यहाँ से ग्रसनी है, ग्रसनी से ग्रास नली होगी, फिर अमाशय आ गया, ठीक है, अमाशय अग्नाशय, और से होते हुए छोटी आंत है, बड़ी आंत, और ये लास्ट में आ जाता है गुदा द्वार होता है। ये बनी होती है आहार नाल होती है, ठीक है। और सहायक ग्रंथि के रूप में कौन कौन कार्य करती है, जो पाचन के लिए आवश्यक होती है। जैसे लार ग्रंथि है होती है, लार ग्रंथि से लार निकलता है, एंजाइम निकलते हैं, जो क्या करते हैं पाचन की क्रिया को बनाए रखते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे यकृत है, लीवर जिसको बोलते हैं, अग्नाशय हो गया, पैंक्रिज हो गया। इनका थोड़ा आप इंग्लिश वर्ड भी याद रखना, लीवर, लीवर को क्या बोलते हैं, हिंदी में यकृत बोल दिया और इंग्लिश में लीवर बोल दिया। अग्नाशय कई बार पेंक्रियाज नाम लिखा होता है, पेंक्रियाज नाम लिखा होता है, ये क्या होता है अग्नाशय होता है। इनसे कौन कौन से देखो रस एंजाइम प्रभावित होंगे, एंजाइम क्या करेंगे पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं। मुख्य रूप से आप यहाँ दो याद रखना, आहानाल हो गया और सहायक ग्रंथि हो गया, ये मुख्य रूप से इसके पार्ट होते हैं। अब देखो नेक्स्ट देखो इसमें, अब देखो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। देखो ये क्या होती है 9 से 10 मीटर की होती है, लगभग 32 फुट होती है। 32 फुट बहुत बड़ी होती है, 32 फुट, यानी कि ये रहती किस प्रकार के, जैसे आप डायग्राम देख पा रहे हो, ये गोलाकार रूप में ये रहती है इस प्रकार, जैसे रस्सी के इस प्रकार रहती है हमारे शरीर के अंदर। ये प्रारंभ होती है, ये क्रम याद रखना इसमें, क्रम मोस्टली कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि इनका क्रम, जैसे मुख हुआ, मुख से प्राप्त हुआ, मुख से ग्रसनी के अंदर भोजन जाता है, ग्रसनी से ग्रास नाल के अंदर जाता है, ग्रास नाल से अमाशय के अंदर भोजन जाता है, और अमाशय से छोटी आंत में है, और छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से गुदा द्वार में जाता है, ठीक है। छोटी आंत को क्या बोलते हैं, क्षुदांत्र बोलते हैं, याद रखना, कई बार ये नाम लिखा होता है दांतर, छोटी आंत, और बड़ी आंत को भरदांतर बोलते हैं। इस प्रकार ये को क्रम याद रखना, क्रम से यहाँ से मोस्टली प्रश्न अपने मन से देखो बनते हैं। देखो मुआ हो गया, ग्रास नली हो गया, अमाशय है, यकृत है, वृद्धांत्र हो गया, क्षुधांत्र हो गया, और मलाशय द्वार हो गया, रेक्टम हो गया, गुदा द्वार हो गया। ये क्या, ये मिलकर क्या बनाते हैं, आहार नाल का निर्माण करते हैं। या मोस्टली प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि आहार नाल में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। तो मोस्टली 1 2 3 4 5 6 7 जो चीजें होती हैं, ये मिलकर क्या बनेंगे, आहार नाल का निर्माण करेंगे, जो लगभग 32 फीट होगी या 9 से 10 मीटर की होती है। अब देखो इसमें शाकाहारी जीवों की आहार नाल और मांसाहारी जो जीव होती हैं उनकी आहार नाल में अंतर क्या होता है, ठीक है। आहार नाल में पाचन की क्रिया होती है, अंतर क्या होगा। देखो मांसाहारी जीवों की तुलना में अधिक लंबी होती है, किसमें, शाकाहारी में। क्यों होती है लंबी, कारण क्या है इसका। देखो शाकाहारी जीवों का आहार मुख्यतः जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज भरपूर मात्रा पाया जाता है। सेल्यूलोज किसमें होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है, क्योंकि जितने भी जानवर है वो क्या करते हैं, घास फूस या पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह, ठीक है, वो खाती हैं, उसमें क्या होगा, सेल्यूलोज होगा। और सेल्यूलोज को पाचन के लिए ज्यादा जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, ये इनको पाचन के लिए एक लंबा मार्ग चाहिए इसको, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, सेल्यूलोज का पाचन कठिन होता है और इसके लिए अधिक समय और लंबा पाचन मार्ग चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये एक इसका आहार नाल होगा, लंबाई इसकी काफी लंबी होगी, किसमें, शाकाहारी जीवों में, जितने भी शाकाहारी है। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, घोड़ा हो गया, इसकी आहार नाल क्या होगी, लंबी होती है। अगर मांसाहारी जीवों की अगर बात करें अपने, जैसे इसकी लंबाई अपेक्षाकृत छोटी होती है, मांस को पचाना आसान होता है इसकी तुलना में, सेल्यूलोज की तुलना में, और इससे पोषक तत्व जल्दी अवशोषित हो जाते हैं। जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, ठीक है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य वैसे शाकाहारी भी कुछ मनुष्य होती है। एक मनुष्य को मांसाहारी के रूप में यानी कि सर्वाहारी के रूप में लिया गया, सर्वाहारी मांसाहारी के रूप में भी है और शाकाहारी के रूप में होते हैं। मनुष्य की आहार नाल होती है इसकी तुलना में छोटी होती है। अब देखो इसमें अगर आहार नाल की भित्ति की बात करें, आहार नाल की मुख्य रूप से 4 स्तर पाए जाते हैं आहार नाल में। कौन कौन सी होती है, म्यूकोसा, याद रखना, एक म्यूकोसा हो गया, सब म्यूकोसा हो गया, और मस्कुलस हो गया, और सिरोसा हो गया। ये 4 भाग मुख्य रूप से किसके स्तर होते हैं, ये आहार नाल के स्तर होते हैं। और इसमें आहार नाल के म्यूकोसा जो होता है, आहार नाल की सबसे अंदरूनी परत होती है म्यूकोसा। यहाँ से प्रश्न बनता है कि आहार नाल की सबसे अंदरूनी परत निम्न में से कौन सी होती है। तो याद रखना, आहार नाल की सबसे होगी म्यूकोसा होती है। और ये श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है यहाँ से। श्लेष्मा किस प्रकार की ग्रंथियां,
श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। इसका कार्य क्या होगा, देखो कार्य क्या करेगा, श्लेष्मा का स्त्राव करती है जो भोजन आहार नाल में आसानी से आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो श्लेष्मा का कहां से होगा, आहार नाल की भित्तियां जो पाई जाती है, 4 प्रकार की भित्तियां, उनमें से एक भित्ति होती है म्यूकोसा। म्यूकोसा से श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्त्राव करती है। सब म्यूकोसा है, मस्क यूरिस है, सिरोसा है। एक देखो गोबलेट ग्रंथियां पाई जाती है सिरोसा के अंदर। गोबलेट ग्रंथि क्या होती है, यह म्यूकोसा की उपकला में एपिथेलियम पाई जाती है, म्यूकोसा के अंदर ही होती है ये गोबलेट ग्रंथियां। ये कार्य क्या, इनका कार्य क्या रहेगा, श्लेष्मा का स्त्राव करना। इनका भी क्या कार्य रहेगा, श्लेष्मा का स्त्राव कर दिया, श्लेष्मा कार्य क्या करेगा, या श्लेष्मा आहार नाल को चिकना और संरक्षित प्रदान करेगा जिससे भोजन आसानी से आगे बढ़ सके। गोबलेट ग्रंथि है, ये भी श्लेष्मा का स्त्राव करेगी, और श्लेष्मा ग्रंथियां एक ही चीज है ये, ठीक है, गोबलेट ग्रंथियां। यहाँ से श्लेष्मा ग्रंथियां बोल दिया, या इंग्लिश नाम इसका गोबलेट ग्रंथियां हो गया, एक ही चीज है। यहाँ से तो डबल बार लिखा गया है, ठीक है। गोबलेट ग्रंथियां या श्लेष्मा ग्रंथियां एक ही चीज है। ये क्या करेगी, श्लेष्मा का स्त्राव करेगी जो भोजन को आगे की ओर बढ़ाने के कार्य करती है, क्योंकि इसमें क्या एक चिकना पदार्थ होता है। चिकना पदार्थ क्या करेगा, आहार नाल में भोजन को आगे बढ़ाएगा। अब देखिए, मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है, यहां से मोस्टली इस प्रकार का बनता है, अपनी मुख गुहा से लेकर उत्सर्जन तंत्र तक किस प्रकार की, देखो इसमें देखो, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो मनुष्य की मुख गुहा है, जैसे यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे हो, यहाँ से किसका पाचन प्रारंभ होगा। यहाँ से देखो प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है मुख गुहा से हो जाता है, क्योंकि मुख गुहा में क्या पाए जाते हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती है, और लार ग्रंथियों से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। एक इसमें एंजाइम होता है लाइपेज, एमाइलेज, ठीक है, अमाइलेज एंजाइम। ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन की क्रिया को बढ़ाएगा और इसका एक उत्पाद बनाएगा, ग्लूकोज का में चेंज करेगा। किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज में चेंज करेगा। एमाइलेज एंजाइम कहाँ से होता है, ये होता है लार ग्रंथि पाया जाता है। इसके अलावा एक टाइलिन भी होता है, टाइलिन। टाइलिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। टाइलिन प्रोटीन का पाचन करता है, और एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जो कि लार ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम होते हैं। अब देखो इसमें मुख की संरचना कैसे होती है। मुख्य शरीर का पहला पाचन अंग है। आहार नाल में मुख्य रूप से अपने पढ़े थे 7 मुख्य पॉइंट होते हैं। कौन कौन से, मुख हो गया, ग्रसिका होगी, और ग्रास नली होगी, में ग्रास नली, और अमाशय हो गया, चुतांत्र हो गया, वृद्धांत्र हो गया, और गुदा द्वार हो गया। ठीक है, मोस्टली 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 भाग मुख्य रूप से होंगे। उसमें पहला भाग कौन सा आएगा, पहला भाग पाचन अंग कौन सा होता है, पहला पाचन अंग मुख होता है, या मुख गुहा होता है। जो पहला पाचन होता है, पहले पाचन में किसके पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, क्योंकि एमाइलेज एंजाइम जो होता है लार ग्रंथि से निकलने वाला होता है, वहां से पाचन शुरू हो जाता है। इसकी देखो संरचना किस प्रकार की होती है, ओष्ठ होठ होते हैं हमारे, जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर दोनों होठ होते हैं, ऊपर का होठ होता है, नीचे का होठ होता है। इसमें देखो किस प्रकार की ग्रंथि होगी, लेबियल ग्रंथि। लेबियल ग्रंथियां निम्न में से कहां पाई जाती है, ये इनका कार्य क्या रहता है। देखो, ये ग्रंथियां होठों को नम बनाए रखने के लिए तरल पदार्थ का स्राव करती है। लेबियस ग्रंथियां हमारी मुख गुहा में पाई जाती है। मुख्य रूप से होठों पर ये एक स्राव करती है तरल पदार्थ, जो को इसको नम बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। अब देखिए मुख गुहा, ओरल कैविटी, यह मुख गुहा के भीतर का भाग है जो भोजन का चबाया जाता है और लार के साथ मिलाया जाता है। मुख गुहा के अंदर जब जितना भी भोजन हम खा रहे हैं, तो मुख गुहा के अंदर पाचन प्रारंभ हो जाता है, तो उनको चबाया जाएगा, पिसेगा। ठीक है, इसमें जीभ है, दांत है, और तालू मुख्य रूप से अंग काम करेंगे। मुख गुहा में जीभ होते हैं, दांत है, और तालू है, 3 चीज होती है मुख्य रूप से, यहाँ से भोजन का पाचन करना प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए इसमें तालू क्या होता है, प्लेलेट क्या होता है। ये मुख गुहा का ऊपरी भाग कठोर तालू और कोमल तालू में होता है। जैसे अपने तलवा होता है, इसके तलवा बोलते हैं मुख गुहा का, उसमें कठोर रूप में होता है और कोमल रूप में होते हैं। इसमें देखो तालु नासा गुहा और मुख गुहा को अलग करती है। नासा गुहा और मुख गुहा को अलग करने वाला कौन सा होता है, तालु होता है। इसमें देखो यवला, यवला का काम क्या होता है, कोमल तालु के अंत में वी आकार की लटकी हुई एक संरचना पाई जाती है। जैसे अपने
मुख को खोलकर जब शीशे में देखेंगे तो एक लटकी हुई संरचना पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, यवला बोलते हैं। यवला का कार्य क्या हुआ, भोजन को नासा गुहा में जाने से रोकता है, यानी कि ये क्या करेगा, भोजन को नास की अपनी नाक होती है, नाक की भी नलिकाएं होती है, यहाँ से मुख गुहा से जुड़ी हुई है, मुख गुहा से जुड़ी होगी, तब ये यवला नहीं होगा। यवला क्या करेगा, मुख गुहा जब भोजन करते हैं, भोजन को सीधा ग्रस्त नली के अंदर धकेलने का कार्य करता है, ताकि ये नासिका में न जाए। कई बार ऐसा होता है कि नासिका में भोजन चला जाता है, ठीक है, इसको बचाने के लिए क्या होता है, यवला कार्य करता है, यवला कार्य करेगा। भोजन को नासा गुहा में जाने से रोकता है और निगलने के समय यह ऊपर उठकर नाक और गले के बीच में अवरोध पैदा करता है, जिसकी वजह से ये सीधा भोजन कहाँ जाएगा, ग्रसिका से, और ग्रसिका से ग्रास नली और वहां से अमाशय के अंदर चला जाएगा। नासा गुहा में आने से रोकता है, कौन रोकेगा, यवला रोका, युवला या यवला इसका नाम लिखा था, यवला, ठीक है, इस प्रकार का नाम इसका आता है। अब देखिए दांत के बारे में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। देखो दांत क्या है, दांत पाचन प्रक्रिया के पहले चरण में अहम भूमिका निभाते हैं, कि दांत की वजह से कोई भोजन को चीरना, फाड़ना, काटना, चबाना क्रिया कहाँ से प्रारंभ होगी, दांत से होगी। और दांत हमारे क्या करेंगे, पहला इसका मुख्य रूप से पॉइंट होता है ये भोजन को चबाकर छोटे टुकड़ों में विभाजित करती हैं, जिससे पाचन के अन्य हिस्सों में उसे पचाने में आसानी होती है। और मनुष्य के दांतों का दंत सूत्र के बारे में देखो, ये दंत सूत्र होता है, वेश्या का दंत सूत्र अलग होगा और दूध दंत अलग होगा। दूध दंत सूत्र का मतलब क्या, इसमें दांतों की संख्या कितनी होगी, 20 दांत होगी, ठीक है। दूध वाले दांत बोलते हैं, कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। और वेश्या के अंदर दांत आते आते कितने होंगे, टोटल दांत हो जाएंगे आपके 32 दांत हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 21-23/21-23 × 2। इसका मतलब क्या है, इनको जोड़ने के बाद देखो, 2 2 4, 4 को जोड़ो, 4 दूनी 8, टोटल दांत अपने निकल के आ जाएंगे, 1 1 2, 2 दूनी 4, प्लस 4 जोड़ा, 2 2 4 दूनी 8 और 3 6 दूनी 12, ये टोटल अपने दांत हो जाएंगे, 32 दांत हो जाएंगे। इस प्रकार का दंत सूत्र है, इसमें अगर लगाएं अपने, देखो ये क्या हो जाएंगे, 2 2 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, और 1 1 2 प्लस 2 को 2 से किया 4 हो गया, यहाँ 0 हो गया, और यहाँ से अपना हो जाएगा 2 2 4 दूनी 8, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 16 20 आ जाएंगे। ये टोटल दांत आ गए यहाँ से, इस प्रकार ये टोटल दांत निकल के आते हैं। केवल यहाँ से प्रश्न जो आपका बनता है कि वेशक दंत सूत्र क्या होता है और दूध दंत सूत्र क्या होता है, ये याद रखना आप, 21-23/21-23 × 2, ये हो जाएगा वेशक दंत सूत्र हो जाएगा। और दूध दंत सूत्र क्या हो जाएगा, 21-02/21-2 × 2 हो जाएगा। अब देखो इसमें दांत जो होते हैं मनुष्य के अंदर, मुख गुहा के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनका कार्य क्या होगा, देखो इनसाइजर दांत या कर्तनक दांत जो बोलते हैं, इसका कार्य क्या रहेगा, काटने का कार्य रहेगा। एक दांत होता है केनाइन, रद्दनक होता है, चीरने और फाड़ने का कार्य है। कर्तनक दांत कौन से होंगे, जो हमारी आगे की तरफ है, 4 दांत होते हैं, कौन से 4 दांत ऊपर की तरफ होंगे और 4 दांत नीचे की तरफ होंगे, ये टोटल हो जाएंगे 8 दांत हो जाएंगे। 8 दांतों का कार्य क्या रहेगा, काटने का कार्य रहेगा भोजन को। इनसाइजर दांत इसको बोलते हैं, कर्तनक बोलते हैं। एक दांत होता है केनाइन, रद्दनक दांत होते हैं, चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं, रद्दनक दांत होते हैं। ये कितने होते हैं, ऊपर के जबड़े में 2 दांत होंगे और निचले के जबड़े में 2 दांत होंगे, यानी कि टोटल हो गए 4 दांत। ये 4 दांत होंगे, रद्दनक होंगे। जैसे चीरने फाड़ने के, जैसे अपने कई बार आपने गन्ना खाया होगा, गन्ना खाने के लिए अपने सीधे आगे के दांत इस्तेमाल नहीं करते, तो साइड में दांत होती है, 2 साइड में दांत होंगे, बीच वाले 4 दांत छोड़ दो और बाकी के 2 दांत होंगे, ऊपर 2 और 2 नीचे की तरफ होंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। इसके अलावा प्री मोलर्स दांत होते हैं, अगर चवणक बोलते हैं, यहाँ से अपनी जो दाढ़ होती है, जिसको दाढ़ बोलती है या दाढ़ होती है, वहां से प्रारंभ हो जाती है। ये क्या करती है, चबाने का कार्य करती है। ये जो होती है अपने 2-2 के क्रम के रूप में होती है, 2-2 के क्रम के रूप में होती है, टोटल हो गई 8 होती है ये, ठीक है। ऊपरी जबड़े में 2 साइड, 2 इस साइड एक साइड होगी और 2 एक साइड होगी, और निचले के जबड़े में भी 2 एक साइड होगी और 2 एक साइड होगी, टोटल हो जाएगी 8 हो जाएगी। ये क्या है, प्री मोलर्स, यानी कि अग्र चवणक बोलते हैं। एक होता है मोलर्स होता है, जिसका कार्य क्या होगा, चवणक होगा, चबाने और पीसने का कार्य करते हैं, जो अंतिम भाग में होती है। इसका क्रम क्या रहेगा, 3-3 के क्रम में रहेगी, यानी कि नीचे जबड़े में 3 एक साइड होगी और 3 एक साइड 6 हुई है, और ऊपरी जबड़े में 3 एक साइड हो गया और 3 एक साइड हो गया, टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। ये 3-3 के क्रम में रहती है, 3 + 3 + 3, क्योंकि अलग अलग साइड में 3-3 होती है, तो टोटल हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो इस प्रकार 4 प्रकार के दांत मिलकर कितने दांत बनाएंगे, 32 दांत होंगे। प्रकार कितने होंगे, 4, टोटल दांत 32, और सूत्र क्या रहेगा, 21-23/21-23 × 2 हो गया। और दंत सूत्र
ये हो गया वैसे के लिए। और दूध दंत सूत्र क्या हो जाएगा, 2102 बटा 2102 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की। अब देखिए इंसाइजर दांत की बात करें अपने, प्रत्येक जबड़े में 4 होंगे और कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएगी। अब देखो इनका कार्य क्या रहेगा, काटना, कटिंग का कार्य रहेगा जो आगे की तरफ होते हैं। केनाइन दांत है, इसकी प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं, 2 होते हैं। जबड़े कितने होते हैं, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। और चीरना और फाड़ने का कार्य रहेगा। और प्री मोलर्स देखो यहाँ से टोटल 4, एक जबड़े में 4 होंगे, टोटल हो जाएंगे दोनों जबड़े में 8 हो जाएंगे। इसका कार्य क्या रहेगा, चबाना यानी ग्राइंडिंग करना भोजन का। और मोलर्स होंगे टोटल 6, 3 3 के क्रम में होंगे, टोटल हो जाएंगे 12। और चबाना और पीसने का कार्य रहेगा प्री मोलर्स का। अब देखो यहाँ से दांतों का टोटल दांत याद रखना, इंग्लिश वर्ड याद कर लेना, इंसाइजर हो गया, किनाइन हो गया, प्री मोलर्स हो गया, मोलर्स हो गया। ठीक है, इंग्लिश वाले जो शब्द है उनको याद रखना, हिंदी में थोड़ा सा चेंज भी किया जा सकता है यहाँ से। अब देखो एक होता है इनेमल, ये दांतों से संबंधित होता है। इनेमल होता है क्या, देखो इनेमल से मोस्टली प्रश्न बनता है यहाँ से। दांतों के शिखर पर सफेद कठोर चमकदार परत होती है जो अपना दांत होता है, देखो ठीक है, इस प्रकार का दांत होता है। ऊपर का तो व्हाइट कलर का जो होगा उसको क्या कहेंगे, इनेमल कहेंगे। जो व्हाइट कलर दांत है अपने, दांत का जो ऊपरी कलर होगा, जो व्हाइट कलर की जो परत होगी उसको क्या बोलते हैं, इनेमल होता है। देखो इनेमल का कार्य क्या रहेगा, इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। यहां से मोस्टली पड़ता है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है, तो इनेमल होता है, याद रखना। यहां से मोस्टली प्रश्न बनता है। तो किससे बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, या कैल्शियम सल्फेट से बनाता है, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट से या कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, एनिमल का भाग होता है। तो शीर का सबसे कठोर भाग होता है। दांत के ऊपरी जो व्हाइट परत होती है वो किसकी बनी होती है, एनिमल की बनी होती है। जब भी आपने देखा होगा एनिमल कभी जलता नहीं है, जब भी मनुष्य को दाह संस्कार किया जाता है तो इसमें एनिमल दांत पड़े रहते हैं, पर दांत की कभी जलते नहीं है, क्योंकि सबसे कठोर भाग होता है ये। अम्लों तथा फ्लोरीन के जमाव के कारण एनिमल परत नष्ट हो जाती है, यानी कि दांत का गलना, दांत का सड़ना किसके वजह से होती है, अम्लों की वजह से, फ्लोरीन के जमाव की वजह से की होती है। तो इसी वजह से बोला जाता है दांतों की साफ सफाई रखनी चाहिए और समय समय पर दांतुन करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो डेंटिन एक भाग होता है। डेंटिन, डेंटिन किस प्रकार होता है, देखो डेंट जैसे अपना दांत है, ये हो गया दांत, हो गया क्या हो गया, दांत हो गया इस प्रकार का। ऊपर का भाग हो गया इसको क्या बोल दिया, इनेमल। ऊपर कर इसको क्या बोल दिया, इनेमल भाग हो गया ये। यहां से क्या होता है, डेंटिन होते हैं। डेंटिन कौन सा भाग होता है, डेंटिन होते हैं, डेंटिन, ये क्या होगा, डेंटिन होगा। और यहां से डेंटिन का कार्य क्या रहेगी, सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य रहेगी। यहां से ये क्या जुड़ी होती है, तंत्रिकाएं जुड़ी होती है यहाँ से, तंत्रिकाएं, तंत्रिका क्या करेगी, तंत्रिकाएं जुड़ी होगी, किससे जुड़ी होती, तंत्रिका जुड़ी होती है, डेंटिन भाग से जुड़ी होती है, जो कि संवेदनाओं को हमारी मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है, तंत्रिकाएं करती है। तंत्रिका सूचना किसको देती है, डेंटिन को देती है। देखो इसमें दांत का मुख्य भाग डेंटिन से बना होता है, जो इनेमल की निचली परत होती है। जो इनेमल होता है, जैसे ऊपर का भाग इनेमल हो गया, इस निचली परत हो गया डेंटिन हो गया। ये क्या करेगा, डेंटिन। यहाँ से डेंटिन से तंत्रिकाएं जुड़ी होती है जो संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। और डेंटिन का निर्माण जो होता है, ओडोनटोब्लास्ट बोलते हैं उसको, ओडोनोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, इस प्रकार ये हमारा सिर के दांत का कार्य रहता है। इनेमल में याद रखना, इनेमल सबसे कठोर भाग है। इनेमल होता है जो कि दांत से संबंधित होता है, और किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम सल्फेट से बना होता है। इसके अलावा डेंटिन भी भाग क्या करेगा, डेंटिन में क्या करता है, इनेमल की निचली परत होता है, ये क्या करेगी, संवेदनाओं को इकट्ठा करेगा। और संवेदना को इकट्ठा करने के बाद क्या करेगी, तंत्रिका इससे जुड़ी होगी, तंत्रिका क्या करेगी, उन संवेदनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करेगा। जैसे अपने को जब गर्म पानी पीते हैं तो गर्म लगता है, ठंडा पीता है तो ठंडा लगता है। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया जो दांतों की सहायता से होती है, ये कौन निर्धारित करेगा, डेंटिन करेगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने लार क्या होती है, मुख गुहा का और अपना चैप्टर रह गया। देखो इसमें कौन कौन से है, देखो मुख गुहा, मुख गुहा के मैं अपनी बात कर ली, दांत की बात कर ली, दांत के बारे में पढ़ लिया, दांत के कौन कौन से पर्सन बन सकते हैं। और नेक्स्ट अपना रहेगा
लार के बारे में बात करेंगे, लार क्या है, लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ठीक है। और इसके बाद ग्रसनी, ग्रास नली और अमाशय छोटी आंत बड़ी आंत का रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।